हेलो बच्चों। तो आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वही चैप्टर है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप 12 सीबीएसई में हैं तो ये 10 मार्क कवर करता है। अगर आप सीएचएसई ओडिशा बोर्ड से हैं तो ये ऑन एन एवरेज 10 to 12 मार्क्स और 15 मार्क्स तक कवर करता है। इवन इट इज एप्लीकेबल टू बीकॉम और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो यहां पर कुछ लोग आपको काम करते हुए मिल रहे हैं, है ना। इज नो ट्रेड, तो इनको हम बोलते हैं, या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले उन सारे कंसर्न्स के अकाउंटिंग के बारे में जो लोग गुड्स में डील नहीं करते बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर हम रिकॉल करें 11th में, तो हमने 11th में फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन टू प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमने ये सीखा कि जितनी भी अकाउंटिंग सीखा वो सारी अकाउंटिंग उन सारे कंसर्न के बारे में थी जो लोग गुड्स में डील कर रहे थे। गुड्स में डील कर रहे थे का मतलब क्या सर? वो लोग सामान को परचेज करके इधर ला रहे थे एंड सेल कर रहे थे, या फिर सामान मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे थे। दैट मींस एक चीज फॉर श्योर था कि वो सेल कर रहे थे गुड्स को। ओके, इन इस चैप्टर में हम गुड्स में डील नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। और पहले ये चेक करते हैं कि देखो, जितने भी कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न्स अगर मैं बोलूं, कंसर्न्स या ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की एक मीनिंग तो वो जो हम बीएसटी में और बिजनेस स्टडीज वगैरह में और बेसिकली एचआरएम वगैरह में डिस्कस करते हैं, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। मैं यहां जो बता रहा हूं शॉर्ट में वो है कि इट इज अ एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जहां पर एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या कंसर्न। जैसे कि हम सब मिलके एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया, तो हम सब लाइक माइंडेड पीपल हैं, वी ऑल लव स्पोर्ट्स, दैट इज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अगर बिजनेस भी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहां पर जितने भी बिजनेस में व्यापार करने में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनका एक ही मकसद होता है, क्या? टू अर्न मनी और टू इंक्रीज सेल्स, टू अर्न प्रॉफिट। यस और नो? यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को हम मेनली दो भाग में इस चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। देखो, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? वो सारे कंसर्न्स जो नाम से मालूम चला। ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, यहां जो तुम्हें एक वर्ड दिख रहा है ट्रेड, इस ट्रेड वर्ड का ही मतलब होता है वो सारे कंसर्न्स जो गुड्स में डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुड्स में डील कर रहे हैं। गुड्स मतलब जो कुछ सामान में डील कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने 11th में पढ़ा था। डील कर रहे हैं इसका मतलब या तो वो बाय करके ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहे हैं। ठीक है। एक और कंसर्न होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। होल्ड ऑन, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नहीं बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग नॉट ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, वो सारे कंसर्न्स जो गुड्स में डील नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या डिस्कस हमने किया? अगर आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ट्रेडिंग कंसर्न वाले सेल करते हैं, दैट्स फॉर श्योर, यानी कि दे डील्स इन गुड्स। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाले होते हैं वो गुड्स में डील नहीं करते, वो सर्विसेज देते हैं। जैसे कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो वो आपको सामान नहीं बेचता, वो सर्विस देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सर्विस देता है, वो आपको प्रिकॉशंस या मेडिसिन के डोज बताता है आपकी बीमारी को, आपके डिजीज को ठीक करने के लिए। यानी कि वो मेडिसिन सेल नहीं कर रहा, वो सर्विसेज दे रहा है। दे ऑल आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ऐसे ही और कुछ कंसर्न्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को अगर हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये वो सारे कंसर्न्स हैं जो गुड्स में डील तो करते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। जैसे कि सीए फॉर्म अभी मैं डिस्कस किया, इंजीनियरिंग फॉर्म, या जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये लोग आपको गुड्स नहीं बेचते, ये लोग आपको सर्विस देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मनी, है ना। तो इनका
एक ही मोटिव होता है, अपना से अपना मनी मनी। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। वो समाज को या अपने मेंबर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईसीआई नाम सुना ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी अपने मेंबर से कुछ फी चार्ज करता है एनुअली। लेकिन उस आईसीआई का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसका मोटिव क्या है, सर्व करना अपने मेंबर्स को। लेकिन जो आईसीआई के खर्चे हैं, जो उसके स्टाफ हैं, जो उसके बाकी खर्चे हैं, वो उन खर्चों को रिकवर करने के लिए अपने ही मेंबर से कुछ फी चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसके बाद डिटेल हम बहुत आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इन शॉर्ट हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो सर्विस देते हैं, चाहे वो अपने मेंबर को हो चाहे सोसाइटी को हो, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव नहीं होता। और इन सारे कंसर्न को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि क्लब्स और लाइब्रेरी। देखो स्कूल का नाम सुनते ही हंसने लगे, डोंट वरी, स्कूल भी चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों के दोनों स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या? हाँ, स्कूल वाले, देखो हमारा राहुल कॉलेज स्कूल वाले तो बहुत सारा फी, हेवी फी चार्ज करते हैं, स्टिल वो नॉन प्रॉफिट कैसे हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, तब तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया, अभी आते हैं कि अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। देखो जो सबसे पहला डिफरेंस है ना, वो ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों का मेन ऑब्जेक्टिव समाज और सोसाइटी को और मेंबर्स को सर्व करना होता है, लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके पास जो भी एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी जो तुमने पढ़ा था 11th में, उसको यहां हम कैपिटल फंड बोलते हैं, नॉट कैपिटल, बिकॉज कैपिटल मालिक का पैसा होता है, यहाँ देयर इज नो ओनरशिप। लेकिन वही अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी होगा, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, किनके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, ये बेसिक 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। लेटर ऑन हम बहुत इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है तो हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। नॉन ट्रेडिंग है तो लेकिन प्रॉफिट मेकिंग है तो रिसीव एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट सरप्लस, अगर हमारा जितना रेवेन्यू रिसीव हुआ, यहाँ भी रेवेन्यू रिसीव होता है, क्या होता है मैं बताऊंगा। जितना रेवेन्यू हमने अर्न किया, जैसे कि सब्सक्रिप्शन डोनेशन वगैरह मिला, और हमारे खर्चे से रेवेन्यू ज्यादा है, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले सरप्लस बोलते हैं। और सेम चीज को याद करो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सरप्लस या प्रॉफिट बचा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर्स और ओनर। क्यों? ओनर होते ही नहीं है। अगर कोई सरप्लस बचा, उस सरप्लस का यूज वापस से उसी ऑर्गेनाइजेशन के उस ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके फुलफिलमेंट में लगा दिया जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सरप्लस बचा, तो वो सरप्लस ओनर अपने घर लेके जाता है, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर। यस, ओके, सो आगे चलते हैं। अब देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। देखो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश हो रखा है फॉर सोशल, चैरिटेबल, कल्चरल या रिलीजियस या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। इसका पर्पस समाज में एक स्पेशल पर्पस तो है, लेकिन प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है। स्पेशल पर्पस का होता है जो मैंने बताया, वो सोशल, चैरिटेबल, कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ये सारे पर्पसेस हो सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं होगा। अब ये मैनेज कैसे होते हैं, तो दे आर मैनेज बाय ट्रस्टी। जनरली ये सारे एनपीओस एक या तो ट्रस्ट एक्ट में या फिर सोसाइटीज एक्ट में, इंडिया में 2 ऐसे एक्ट है जहां पे ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। और इनको मेंबर्स जो आपस में इसके मेंबर होते हैं, वही लोग कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो लोग उस एनपीओ को रन करते हैं। दे लुक आफ्टर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द एनपीओ। ओके, जब भी मैं एनपीओ बोल रहा हूं, आई मीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है,
ये लोग, इनके पास कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ये जानने के लिए कि वो उस ट्रैक में है कि नहीं जिसके लिए बना था। इनका जो मेन अकाउंट्स हमने अभी डिस्कस किया, रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये लोग बनाते हैं। ओके, अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं एक फल से हम पेड़ की पहचान कर लेते हैं, वैसे ही फीचर से पता चलता है कि ये टॉपिक या ये कंसर्न, ये एनपीओ है या नहीं। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है सेपरेट एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट एंटिटी? एंटिटी की मतलब खुद की आइडेंटिटी। तो यहाँ मेंबर और जो हमारा एनपीओ है दोनों सेपरेट है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, मेंबर का इंपैक्ट यानी कि मेंबर के एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से एनपीओ के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम सबने मिलकर क्लब बनाई, इसका नाम रखा एनपी स्माइल क्लब। तुम लोगों ने मिलकर मुझे उस क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया। ओके, और मैं ही मान लो 2 साल बाद उस क्लब को छोड़ दूं, उसका मेंबर नहीं रहूं, तो क्या संस्था बंद हो जाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि मेंबर और एनपीओ बोथ आर डिफरेंट। तो मेंबर के रहने या ना रहने से, इवन मेंबर का डेथ होने से भी इस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ सेपरेट एंटिटी। आई होप क्लियर? यस। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। तो बताओ इनका मैनेजमेंट कैसा होता होगा? अभी मैं डिस्कस किया ना, क्या क्या डिस्कस कि इनकी मैनेजमेंट कौन करता है? इन्हीं के बीच के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, है ना, इनको ट्रस्टी बोलते हैं या मैनेजमेंट बोलते हैं, वो लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फॉर्म। ये लोग किस फॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे? तो हमने डिस्कस किया, या तो चैरिटेबल ट्रस्ट में यानी ट्रस्ट में होंगे या सोसाइटी में होंगे, जिनका मेन मोटिव होगा सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस सर्विसेज देना। किसको? या तो उसी सोसाइटी के अपने मेंबर्स को या फिर सोसाइटी एज अ होल को। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर्विस मोटिव। इनका जो मेन मोटिव है वो लोगों को और मेंबर को सर्व करना है। ये एस्टेब्लिश इस पर्पस होते हैं कि ये मेंबर को सर्व कर पाए, एंड इनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि हम बिजनेस जब भी सेटअप करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस और प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स और नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न, बिकॉज इनका मेन मोटिव टू सर्व द सोसाइटी होता है और मेंबर होता है, ना कि टू अर्न प्रॉफिट। ओके, अब इनके पास पैसे कहां से आते हैं? बिकॉज जो चलाना है तो पैसे आते हैं इनके पास, मेंबर लोग ही इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मेंबर, ये लोग मेंबर से कुछ एनुअल फी टाइप लेते हैं जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा स्कूल वाला जो तुमसे मंथली या एनुअली फी लेता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन फॉर द स्कूल। या कोई मेंबर डोनेशन दे दिया या लीगेसी हो गया, इन सारे टर्म्स की मीनिंग डिफरेंट है जो हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर इनके पास कुछ सरप्लस बच गया, व्हाट इज सरप्लस? इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। अगर सरप्लस हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग्स द मेंबर, और उस पैसे को रख के वापस जिस पर्पस के लिए बनाया गया, जो इसकी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट में पैसा को वापस से लगा देते हैं, लेकिन मेंबर लोग से घर लेके नहीं जाते। ओके, आगे चले। अब आते हैं इनकी अकाउंटिंग कैसी होती है? क्या ये लोग भी अकाउंट मेंटेन करते हैं? ये तो सर अब तुम्हारा मन में डाउट आया होगा, है ना, इस सर ये तो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। क्यों सर? इन लोगों को तो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो माय डियर, मैंने बताया था 11th में कि अकाउंट्स हर उस जगह पर होता है जहां पैसा है, जहां मनी वहां अकाउंट। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग बने किस लिए हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है या नहीं है। इनको भी तो चेक करना होगा ना, पैसे कितने आए, हमारे खर्चे कितने हो गए, साल भर में हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया, और जहां ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना है वहां अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। तो ये लोग अकाउंट्स बनाते हैं, इनके अकाउंट्स का नाम अलग होता है, जैसे कि इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीवेबल पेमेंट एंड बैलेंस शीट। अब आते हैं ये लोग बुक कितने मेंटेन करते हैं। देखो ये लोग बेसिकली 2 टाइप के बुक मेंटेन करते हैं। एक को हम बोलते हैं फिनेंशियल बुक, जो मनी से रिलेटेड हो गया। एक को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बुक, यानी कि जो लॉ इनको बोलता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल बुक और स्टैट्यूटरी। फाइनेंशियल बुक में 3 बुक मेंटेन करेंगे जो हम बार-बार बात कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीवेबल पेमेंट एंड बैलेंस शीट। ओके,
स्टेचुटरी बुक में मेंटेन करते हैं पहला स्टॉक रजिस्टर, दूसरा मेंबर रजिस्टर एंड तीसरा मिनट्स बुक। मैं तीनों स्टेचुटरी बुक यहाँ बताता हूँ, फाइनेंशियल बुक के बारे में बहुत डिटेल आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। स्टेचुटरी बुक में थोड़ा सा खाली बस मीनिंग जाननी है। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, ये जितने भी कंसर्न है ये लोग एक बुक या रजिस्टर मेंटेन करते हैं जहां पे डिटेल स्टॉक लिखा होता है। तो हमारे मन में डाउट है, सर आपने बोला कि लोग गुड्स में डील नहीं करते, जब गुड्स में डील नहीं करते तो स्टॉक कहां से आएगा? बिकॉज हमने 11 में क्या पढ़ा था, गुड्स का वो पार्ट जो नहीं बिका उसको स्टॉक बोलते हैं। तो होल्ड ऑन, यहाँ स्टॉक का वो मतलब नहीं है जो हमने लिटरली पहले पढ़ा है। यहाँ स्टॉक का मतलब हुआ ये लोग भी डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए कुछ आइटम्स यूज करते हैं जिनको हम कंज्यूमेबल्स बोलते हैं, उनकी डिटेल से लोग मेंटेन करते हैं, या इनके पास जो एसेट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा क्लब है रोटरी क्लब, वहां पर हमने एक हॉल बनाया और वहां चेयर्स परचेज करके रखा ताकि मेंबर्स जब भी आएंगे तो मीटिंग में काम आएगा। तो कितने चेयर्स हैं ये हमें ऑलरेडी लिख के रखना होगा, अगर नहीं लिख के रखेंगे तो चेयर गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जहां हम लिख के रख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक रजिस्टर। दूसरा है मेंबर रजिस्टर। मान लो हमने क्लब या संस्था या एनपीओ खोला, अगर हमारे पास ये डिटेल ही नहीं होगा कि कौन हमारे संस्था में कितने लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, नाम क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, तो हम किससे फीस मांगेंगे एनुअल, है ना? तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग डिटेल एक रजिस्टर मेंटेन करते, इसको बोलते हैं मेंबर रजिस्टर। देखना जैसे हर स्कूल में तुम लोग का एक अटेंडेंस रजिस्टर टाइप होता है ना, जहां तुम्हारा डिटेल्स, या एक और रजिस्टर होता है स्टूडेंट रजिस्टर जहां पर योर डिटेल्स आर मेंटेन्ड बाय द स्कूल, दैट इज कॉल्ड मेंबर रजिस्टर। एक होता है मिनट्स बुक, इनमें बहुत सारा जो भी डिसीजंस लेना होता है, बिकॉज ये लोग डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक मीटिंग में ली जाती है, उस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ, जो डिसीजन लिया गया, उसको एक जगह लिख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में रेफरेंस लेने काम आए और डिस्प्यूट्स ना हो। जहां पर सारा चीज लिखा गया है दैट इज कॉल्ड मिनट्स बुक। आई होप क्लियर? यस सर। अब देखो, जो मैं बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली तीन तरह का बन सकता है। कौन कौन सा? रिसीव एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब हमको अकाउंटिंग की कैसे करनी है, तो स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले ये लोग जितने भी इनके डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये लोग सेल परचेज तो करते नहीं है, कैश का आना जाना होता है, तो वो सारा चीज डेली बेसिस में ये लोग कैश बुक बना लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है? डेली या मंथली बेसिस में। इस कैश बुक की समरी को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिसीवेंट पेमेंट, जो ईयरली बनता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, जहां से बैलेंस आते हैं बोलते हैं कैपिटल फंड, तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। देन इनकम एक्सपेंडिचर, जिससे कि उस साल में हमारा सरप्लस हुआ या डेफिशिएंसी यानी कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो पता चलेगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, इन सबको बोलते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ। ओके, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले।